Myself, Dr. Nikhil Kumar Dubey, welcomes you on our online platform run by Sri Vishwanath Group of Institutions. देखिए, आज हम आपके समक्ष BSc पार्ट 3 के लिए प्रस्तुत हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं BSc पार्ट 3 के पेपर से आपको परिचित कराऊं, उसके बाद उस संबंध में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, BSc पार्ट 3 में जैसा कि BSc पार्ट 1 में, पार्ट 2 में तीन पेपर्स आपके थे, उसी तरह से BSc पार्ट 3 में भी कुल 3 पेपर है। द फर्स्ट पेपर इज प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, planology and biostatics। बायोस्टैटिस्टिक्स। दूसरा जो पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो कुल 3 पेपर में पूरा आपका सिलेबस है। फर्स्ट वन इज प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, planology and biostatics. The second one is molecular biology and biotechnology, and the third one is environmental biology and plant pathology. पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत बढ़िया, और दोनों दृष्टिकोण से मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से एज वेल एज जो क्लास टीचिंग जो है, जो आपका करिकुलम है, उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, और बहुत ही अच्छा है। बात हम करते हैं किसमें कौन से कंटेंट को देखना है, तो इस संबंध में हम एक संक्षिप्त परिचय आपको सिलेबस से कराएं। तो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में आप उन सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे मेडिसिन्स में कौन कौन सी प्लांट्स यूज़ की जाती हैं, फाइबर किन किन प्लांट्स से मिलता है, फोडर किन किन प्लांट्स से मिलता है, फूड किन किन प्लांट्स से आपको मिलता है, वेजिटेबल्स किन किन से आप प्राप्त करते हैं, बिवरेजेस मीन्स पेय पदार्थ होता है, और बिवरेजेस में जो है 2 तरह की बिवरेजेस होती हैं, एल्कोहलिक बिवरेजेस एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस। दोनों बिवरेजेस जो है किन किन प्लांट से और किस प्रोसेस के द्वारा जो है उसको प्राप्त किया जाता है, इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है। सेकेंड पार्ट से अगर मैं आपको परिचित कराऊं, तो इसी का जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड यूनिट है, वो प्लानोलॉजी है। प्लानोलॉजी में आपको पॉलन ग्रेन्स की स्टडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन होता क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ से आता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की संपूर्ण स्टडी आपको प्लानोलॉजी के अंदर करनी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आप जानते होंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये, जिसके अंदर आप सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है, डेविएशंस, डिस्पर्शंस, काई स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट इत्यादि आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स है, उसका एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर में कैसे किया जाता है, बात इसमें जो हम करेंगे, पुनः आप ध्यान देंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स में जो हम बात करेंगे
कि मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी के अंदर हम कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे। यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजीज बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा जो है कॉन्सेप्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ जो है पूरा कॉन्सेप्ट जीन क्या है, सेल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है और इसके साथ साथ कुछ प्लांट डिजीजेज हैं जो पौधों के ऊपर बीमारियां जो काज होती हैं, जो डिजीजेज या अनकम्फर्टनेस जो प्लांट फील करते हैं, उन प्लांट्स डिजीजेस के बारे में जो है प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। आगे अगर हम बात करें आपसे, तो तीनों जो पेपर्स हैं ये जो है इनका जो मैक्सिमम मार्क होता है वह 75 होता है। अगर आप तीनों को काउंट करें तो ये जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका जो है तीनों पेपर जो है 300 का होगा और इसमें जो है 75 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल कैरिकुलम जो होगा आपका 300 मार्क्स का जो है होगा, ठीक है। तो ये आप का जो है डिवीज़न है यूनिवर्सिटी के आधार पे, जो सिलेबस का डिवीज़न किया गया है 3 पेपर में कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, कितने नंबर का प्रैक्टिकल है, बात हमने उस पर किया। शुरू करने से पहले, कोर्स शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि देखिए ये ऑनलाइन मेथड है और ऑनलाइन मेथड में हम यहाँ से आपको क्लास तो भेजते हैं, लेकिन आपका रिस्पांस हमको जो है उसी समय प्राप्त नहीं होता जैसे कि कॉन्टैक्ट मेथड में होता है। तो आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, जब हम लोग कोर्स शुरू करें, किसी का भी क्लास आपके पास पहुँचे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो आपको करना ये है कि आप जब पढ़ने बैठें तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए, ठीक है। एक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए। जितना कुछ भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सारा कुछ आपको अपने नोटबुक पे नोट करना है ताकि आप भूलें ना। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, ठीक है, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो जो वीडियो आपको प्रेषित किया जा रहा है, जो वीडियो आपके पास पहुंचता है, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो है ऑन किया गया है और उस कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने प्रश्नों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को जो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न होंगे आप उसी कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टाइप करके सेंड कर देंगे, हम लोग के पास वो पहुँचेगा और हम लोग जो है उन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर संभव होगा तो उसी कमेंट सेक्शन में या किसी अन्य माध्यम से, जिस भी माध्यम से संभव होगा, हम उसको देने का प्रयास करेंगे, ठीक। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इंटरेस्टिंग पार्ट मेरा कहने से मतलब ये है कि ये जो पार्ट है पेपर 3 का इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये आप बहुत जगह इसको पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आज आपको इससे रूबरू कराऊंगा, लेकिन एक नए अंदाज में, जो आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आगे आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसके दृष्टिकोण से, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक आप सभी ने अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ले लिया होगा और हम लोग अब शुरू करते हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ जनरल एस्पेक्ट्स की बात हम इसमें करेंगे जो शायद आपको सुने तो हों लेकिन याद ना हो। तो उन्हीं जनरल एस्पेक्ट्स की, उन्हीं कॉमन चीज़ों की आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे यह आपके करियर में यह जो क्लास है वह महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखें, नोट करें, ठीक है। वैसे तो मैं यह प्रयास करूँगा कि आपको कोई समस्या न हो, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम आप सभी से पर्यावरण के एक ज्वलंत मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। वह एक ऐसी वैश्विक समस्या है जिससे हम और आप और समस्त जनमानस त्रस्त है। प्रतिदिन हम लोग के दैनिक जीवन में वह कहीं न कहीं हमको, आपको
और सभी को प्रभावित करता है। तो आइए हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के संबंध में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या? अनडिजायरेबल चेंज है। अनडिजायरेबल चेंज यानी कि अवांछनीय परिवर्तन। अनडिजायरेबल चेंज का मतलब हो गया क्या? अवांछनीय परिवर्तन, और इस अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो यह जैसा कि आप जानते हैं कि एक वैश्विक समस्या है और सिलेबस में इसको स्थान इसीलिए दिया गया है कि आप इसको जानें, समझें और इसको रोकने का प्रयास करें। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके आसपास इस तरह की गतिविधियां जो हो रही हैं उन गतिविधियों पे किसी न किसी तरह से लगाम लगाया जाए या उसको कम किया जाए। तो पॉल्यूशन शब्द जो है यहाँ पे ये देखिए, जो पॉल्यूशन शब्द है यह स्पष्ट ये बताता है कि अगर कहीं पे कोई अनडिजायरेबल चेंज हो रही है वह किसी भी श्रेणी में हो। ठीक है, अगर अनडिजायरेबल चेंज है तो वह पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, और अगर इन्वायरमेंट के अंदर अगर अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है तो वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनडिजायरेबल चेंज की, तो अनडिजायरेबल चेंज किस में? तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में। किसके किसके अंदर अनडिजायरेबल चेंज? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और किसमें? लैंड में, वाटर में और एयर में। लैंड, वाटर और एयर में अगर किसी तरह का फिजिकल परिवर्तन, किसी तरह का केमिकल परिवर्तन या किसी तरह के बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं तो जो उसका परिणाम होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक विकसित होती है उसी परिणाम को, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन में परिभाषा की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, किसमें किसमें? अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर लैंड, वाटर एंड एयर दैट में हार्मफुली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। तो लैंड में, वाटर में, एयर में जो अनडिजायरेबल चेंज जो हो रही है और इसका परिणाम क्या हो रहा है, तो यह ह्यूमन लाइफ को एडवर्सली क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। तो जो अनडिजायरेबल चेंज है, इसी अनडिजायरेबल चेंज को हम कहते हैं क्या? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की हम बात करें तो यह जाहिर सी बात है, ये जो पॉल्यूशन है वह मैन मेड है। क्या है? मैन मेड, यानी कि मनुष्य के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, और वैसे सब्सटेंस, ध्यान रखिएगा, वैसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं क्या? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो पॉल्यूशन आप स्पष्ट कह सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं? प्रकृति के साथ, ठीक है, विभिन्न तरह के विकासात्मक कार्यों के माध्यम से प्रकृति के साथ हम क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं, या प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं? अतिदोहन कर रहे हैं। और उस अतिदोहन का परिणाम क्या है? अतिदोहन का परिणाम ये है अनडिजायरेबल चेंज
और इसी अनडिजायरेबल चेंज को हम क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और यह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या करता है, डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट कौन करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है या जिस सब्सटेंस के कारण पॉल्यूशन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो हम पॉल्यूटेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो है वास्तव में ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू डेवलप होते हैं और इस पॉल्यूटेंट्स को हम दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। एक वे जो प्रकृति में धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से समाप्त हो रहे हैं उनको हम कह देते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्या कह देते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और जो प्रकृति में पड़े रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनका बहुत कम प्रभाव होता है उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो आगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। तो बायोडिग्रेडेबल के संबंध में मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया के प्रभाव से वह प्रकृति के अपने मूल तत्वों में आ जाता है, यानी कि जिससे वो बना है इन दोनों के द्वारा वह क्या किया जाए, डिग्रेड किया जाता है और अपने मूल तत्व में अगर कन्वर्ट हो जाता है और प्रकृति से धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वैसे पॉल्यूटेंट्स को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जिनके ऊपर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनके ऊपर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई प्रभाव नहीं है या बहुत सूक्ष्म प्रभाव है उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ये क्या करते हैं, तो यह जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, तो एक्युमुलेशन इसका परिणाम होता है और एक्युमुलेशन के फलस्वरूप यह हमारे पर्यावरण में सर्वदा के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के साथ जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रही होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइकिल्स से मेरा मतलब ये है कि ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करने वाली जितनी भी साइकिल्स, पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाली जो साइकिल्स, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे वाटर साइकिल भी होता है कि वाटर जो है ज़मीन के नीचे से इवेपोरेशन के द्वारा जो है आसमान में जाता है और फिर कंडेंसेशन के द्वारा जो है फिर ज़मीन पे। तो ये जो प्रोसेस है साइकिलिंग का, वाटर का ऊपर जाना नीचे आना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, साइकिलिंग। तो जो ह्यूमन साइकिलिंग्स चल रही हैं या जो इन्वायरमेंटल साइकिलिंग्स चल रही हैं उन साइकिलिंग्स के अंदर जो है यह प्रवेश कर जाता है। जैसे आप एक कॉमन जो है एग्जाम्पल सुनते होंगे DDT। ठीक है, तो DDT जो है यह बायोलॉजिकल सिस्टम में
इन्हीं साइकिल्स के माध्यम से प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को क्या करता है? प्रभावित करता है। अभी आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि गिद्धों की संख्या में पर्यावरण में क्या हो रही है? कमी हो रही है। गिद्धों की संख्या में पर्यावरण में कमी हो रही है। और गिद्धों का पर्यावरण में उपयोगिता क्या थी? तो गिद्ध जो है, यह जो है प्राकृतिक स्वच्छता के कारक माने जाते थे, यानी कि प्रकृति को स्वच्छ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। करते क्या थे ये? तो जितने भी डेड एनिमल्स होते थे उनको यह खाने का काम करते थे। और जब इनकी संख्या में कमी हुई तो देखा गया कि ये जो प्राकृतिक स्वच्छता का काम करने वाली ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यह जो प्राकृतिक स्वच्छता इन ऑर्गेनिज्म के माध्यम से हो रही थी वह नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसके पीछे परिणाम क्या देखा गया? तो एक हम लोग अपने दैनिक जीवन में दर्द निवारक के रूप में एक मेडिसिन यूज करते हैं, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक, तो डाइक्लोफिनेक जो है, यह जो है क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म इन दवाओं का, दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करता है, तो डाइक्लोफिनेक जो है वह उसकी बॉडी में अवशेष के रूप में रहता है। और यह डाइक्लोफिनेक यह साइकिल के माध्यम से इस वल्चर के अंदर या गिद्ध के अंदर जो है वो प्रवेश करता है। तो जब ये साइकिल के माध्यम से, बायोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से, इन्वायरमेंटल साइकिल के माध्यम से इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यह जो है इसके ऊपर डाइक्लोफिनेक इस वल्चर के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट डालता है। और जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इसका जो है डेथ हो जाता है। ठीक, और इसी के कारण जो है इनकी संख्या में, जो वल्चर्स हैं, इनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारक कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, तो गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारक डाइक्लोफिनेक जो है वह केमिकल सब्सटेंस है, जिसके कारण गिद्धों की संख्या में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो मैं बात कर रहा था पॉल्यूटेंट्स की यहाँ पे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो यानी कि बायोडिग्रेडेबल वे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से पर्यावरण से वो विघटित हो रहे होते हैं और अपने मूल तत्वों में परिवर्तित हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे जैसे सीवेज है, हाउस होल्ड वेस्ट हैं, हम लोग के जो घरेलू उपयोग की जैसे सब्जी का कूड़ा हो गया, घर के अंदर जो कूड़ा है, पॉलीथीन वगैरह नहीं, ध्यान रखिएगा। तो जो हाउस होल्ड वेस्ट हैं वो जो है बायोडिग्रेडेबल के श्रेणी में होते हैं। और कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स आपके सामने दिख रहे होते हैं, जैसे कुछ केमिकली सिंथेसाइज सब्सटेंस है लाइक पॉलीथीन, कुछ मेडिसिन्स हैं और कुछ अन्य सब्सटेंस हैं जो प्रकृति में, पर्यावरण में एज इट इज़ पड़े रहते हैं, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई अफेक्ट नहीं होता। उनको हम कह देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं मेजर जो क्लास हैं, मेजर कैटेगरीज जो हैं पॉल्यूटेंट्स की, मेजर कैटेगरीज की हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं पॉल्यूटेंट्स की, उस संबंध में हम अगर देखें तो पहली जो मेजर कैटेगरीज है वह है जो है डिपॉजिटेड मैटर। डिपॉजिटेड मैटर, और इस डिपॉजिटेड मैटर में ध्यान रखिएगा, इस डिपॉजिटेड मैटर में पहला जो है स्टूट, SOOT, सूट का मतलब होता है कालिक, कालिक, ठीक है ना। तो कालिक जो है पहला जो डिपॉजिटेड मैटर हो गया, वो क्या होगा? डिपॉजिटेड मैटर कौन सा हो गया? सूट। दूसरा जो मैटर है वह स्मोक है, और स्मोक का मतलब आप जानते हैं धुआं। नेक्स्ट जो है टार है, TAR। नेक्स्ट डस्ट,
नेक्स्ट डस्ट, तो स्पूट हो गया, स्मॉक हो गया, टॉर हो गया और डस्ट हो गया। यह डिपॉजिटेड मैटर, डिपॉजिटेड मैटर में क्यों रखा गया? तो जाहिर सी बात है कि यह कहीं ना कहीं से डिपॉजिट होते हैं। और कहाँ से डिपॉजिट होते हैं? तो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एक्सेसिव बर्निंग्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये सारी चीजें इन के द्वारा आप देखेंगे तो कालिक यानी कि स्टूट, स्मोक और टार, टार जो है सम लिक्विड सब्सटेंस विच कंटेन सम हार्मफुल केमिकल्स, दो लिक्विड सब्सटेंस विच कंटेन्स सम हार्मफुल केमिकल्स। आप देखेंगे तो टार जो है वो लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लैक या ब्राउनिश कलर का, और इसके अंदर कुछ हार्मफुल कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? टार। और डस्ट का मतलब आप धूल समझ रहे हैं। तो ये जो है डिपॉजिटेड मैटर्स कुछ थे जो पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में है या पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है गैसेस हैं, गैसेस गैसेस तो कौन कौन सी गैसेस हैं? तो ऑक्साइड्स हैं। कौन से ऑक्साइड्स? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह भी जो गैस है ये क्या करती हैं? काम करती हैं किस फॉर्म में? पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में। इसकी कुछ मात्रा, ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में मैं अगर आपसे बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो है पर्यावरण के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेकिन यह एक पॉल्यूटेंट्स भी है। तो यहाँ पे विरोधी बातें की जा रही हैं। आवश्यक इसलिए है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस पृथ्वी से खत्म हो जाए तो पृथ्वी का तापमान -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और उस परिस्थिति में यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, पृथ्वी का अनुकूलतम तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। लेकिन अगर इसके कंसंट्रेशन में, ठीक है, अगर इसके कंसंट्रेशन में अगर परिवर्तन होता है, यानी कि कंसंट्रेशन इसका पृथ्वी पर बढ़ता है, तो यह जो है एडवर्सली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। और उसका परिणाम आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में, या टेम्परेचर जो है पृथ्वी का तापमान, वैश्विक तापमान के संबंध में, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के संबंध में। इसके साथ जो है कुछ और भी गैसेस हैं जिसमें सल्फर है, सल्फर के ऑक्साइड्स, हैलोजन्स हैं। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये भी पॉल्यूटेंट्स के रूप में कार्य करती हैं। तो दो पे हम लोगों ने चर्चा किया, एक डिपॉजिटेड मैटर, डिपॉजिटेड मैटर में स्टूट, स्मोक और टार, डस्ट। और अगर गैसेस की बात करें तो ऑक्साइड्स हैं, किसके? नाइट्रोजन के और कार्बन के, मोनोऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो तीन मुख्य गैसें हैं इसमें, जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है और फ्लोरीन है। यह जो है पॉल्यूटेंट के रूप में कार्य करती हैं। आगे अगर हम देखें तो एसिड ड्रॉपलेट्स, एसिड ड्रॉपलेट्स एसिड ड्रॉपलेट्स एसिड ड्रॉपलेट्स भी पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम करती हैं। अब कौन सी एसिड ड्रॉपलेट्स हैं? जिसमें दो मुख्य एसिड्स हैं। पहला जो है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है, यह दोनों का जो उत्पत्ति का जो सोर्स है, अगर इस संबंध में हम बात करें
तो यह सल्फर के ऑक्साइड्स के साथ जब रेन वाटर कंबाइन होता है, ठीक है ना, सल्फर के ऑक्साइड्स के साथ जब रेन वाटर कंबाइन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ जब रेन वाटर कंबाइन होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और यह दोनों जो है रेन वाटर के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं, और आने के बाद जो है ह्यूमन लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? तो दे काजेज हैवी डैमेज ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स को ये डैमेज करते हैं। साथ ही साथ अगर मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं तो स्किन कैंसर या इस फॉर्म में जो है कुछ डिजीजेस काज करते हैं। तो यह एसिड ड्रॉपलेट्स जो है, यह जो है तीसरी पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स को मैंने आपको बताया, यह जो है CFC आप इसमें रख सकते हैं, CFCS, ठीक है। तो CFCS यानी कि यह फ्लोरीन का, जहां भी आप फ्लोरीन देखें या फ्लोरीन के कंपोनेंट, अगर इसमें अनडिजायरेबल चेंज हो रही है या अनडिजायरेबल चेंज आप देख रहे हैं या इसकी मात्रा में, इसके कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये करता क्या है? ओजोन डेप्लेशन, ठीक है ना, ओजोन डेप्लेशन के लिए यह रिस्पांसिबल है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो मेटल्स, मेटल्स कौन कौन से मेटल्स? तो लेड है, आयरन है, मरकरी है, ठीक है, लेड, आयरन, मरकरी, ठीक है, जिंक है, निकेल, क्रोमियम, ठीक। ये कुछ मुख्य मेटल्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में है। कौन कौन से? लेड, आयरन, मरकरी, जिंक, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम और टिन भी है। कैडमियम एंड टिन ये भी जो है पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में है। तो पुनः मैं एक बार रिपीट कर दूं, मेटल्स कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में है? तो लेड है, आयरन है, मरकरी है, जिंक है, निकेल है, क्रोमियम है, कैडमियम है और टिन है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो एग्रोकेमिकल सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एग्रोकेमिकल सब्सटेंस, एग्रो केमिकल सब्सटेंसेस, और एग्रोकेमिकल सब्सटेंसेस की श्रेणी में कौन कौन से हैं? तो एग्रोकेमिकल सब्सटेंसेस की श्रेणी में बायोसाइड्स, और कौन कौन से बायोसाइड्स? तो ध्यान दीजिए, बायोसाइड्स कौन कौन से बायोसाइड्स? तो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, नेमेटोसाइड्स, फंजीसाइड्स, कौन कौन से? पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, नेमेटोसाइड्स, बैक्टीरियसाइड्स भी ले लीजिए इसमें। ये सारे किसमें है? एग्रोकेमिकल सब्सटेंस में, और यह जो है पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में जो है आते हैं। पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में क्या होते हैं? ये भी आते हैं। तो ये कैसे प्रदूषण क्रिएट करते हैं? आपके मन में एक बात उठनी चाहिए कि जब इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज़ करते हैं तो यह कैसे प्रदूषण क्रिएट करता है? तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि अगर अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, नॉर्मल से अगर एक्सेसिव यूज़ आप इसका करेंगे तो यह करेगा क्या कि यह जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायोलॉजिकल साइकिल्स के माध्यम से बायोलॉजिकल सिस्टम में यह इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग
ठीक है, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित क्यों हैं? तो इन सारी वस्तुओं का उपयोग हम अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एग्रोकेमिकल सब्सटेंस। ठीक है, इन सारी वस्तुओं का उपयोग हम अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए करते हैं, यानी कि कृषि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं, और यह कृषि कार्यों के माध्यम से डायरेक्टली जो है हमारी शरीर में आता है, हमारी बॉडी में आता है, और डायरेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसका परिणाम होता है कि हम सभी किसी न किसी गंभीर बीमारी के द्वारा जो है पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर वर्क में अगर हम इनका कम से कम उपयोग करें, ठीक है, या जो रिकमेंडेड अमाउंट है अगर उनका हम उपयोग करते हैं, तो वह जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटर नहीं करेगा, और जब बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटर नहीं करेगा तो हमको प्रभावित नहीं करेगा। अगर नेक्स्ट को हम देखें, नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स की अगर हम चर्चा करें, तो नेक्स्ट पॉल्यूटेंट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं तो मैं आपको बताऊं। बेंजीन, कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो पहला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है बेंजीन, नेक्स्ट ईथर, नेक्स्ट एसिटिक एसिड, नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड, बहुत सारे के प्रोपियोनिक एसिड्स भी होते हैं। ये सारे जो हैं किसके श्रेणी में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं, और यह भी जो है ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको भी हम किस में रखते हैं, पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स तो इसमें पैन है। पैन के बारे में आप जानते हैं, पैन का फुल फॉर्म पैरा एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पैरा एसिटिल नाइट्रेट, ठीक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, एल्डिहाइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, पैन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, एल्डिहाइड, और क्या, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन। ये सारी चीजें जो है यह फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स में आती हैं, और यह भी जो है पर्यावरण को और साथ ही ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करती हैं, और ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करने के कारण हम इसको किस में रखते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स में, और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स एज ए पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेट्स, सॉलिड वेस्ट, इट्सेट्रा, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सॉलिड वेस्ट इट्सेट्रा। तो यह जो है कुछ पॉल्यूटेंट्स थे जो हमारे लाइफ को, या हम यूँ कहें ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आगे अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, अब इसकी अगर हम बात करें तो आपके कोर्स में कौन कौन से पॉल्यूशन मेंशंस हैं, इन्हीं पॉल्यूशंस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपके कोर्स में एटमॉस्फेरिक,
अंडर ब्रैकेट एयर pollution. Second one is water pollution. Third one is soil pollution. Fourth one is radioactive pollution. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, तो पहला जो है एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूशन, सेकंड वन इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इज सॉइल पॉल्यूशन, फोर्थ वन इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, फिफ्थ जो है थर्मल पॉल्यूशन, एंड सिक्स वन इज नॉइस पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है. तो इन्हीं की चर्चा हम इसमें करेंगे. एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. ये इतने पॉल्यूशन आपके कोर्स में है. नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको प्रोसीड करेंगे और पहली जो शुरुआत करेंगे हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को लेकर के. तो आज के लिए बस इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.